नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। कौन कौन सी खबरें बाकी हैं? यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश दनादन गठबंधन कर रहे हैं। जैन से हाथ मिलाकर जाट के ठाट का सपना देख रहे हैं, तो आपके साथ मिलकर आम आदमी को साधने की जुगत भी लगा रहे हैं। अब वो सीधे सीधे जाति समीकरण बनाने में जुट गए हैं। उधर कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी मिल गई कि संसद में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन टिकैत जो हैं वो मानते नहीं, आंदोलन से टस से मस नहीं होना चाहते। लाख टके का सवाल यह है कि टिकैत चाहते क्या हैं, बताएंगे ना आपको। दिल्ली में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से सरकार को फटकार लगाई है, उससे सरकारी ढर्रे पर सवालों का अंबार लग गया है। यही नहीं, कोर्ट ने सीधे पूछा है, आखिर कब तक देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सामने इसी तरह शर्मिंदा होती रहेगी। हड़कंप तो वैसे आपको बता दूं, करेंसी की मायावी दुनिया में भी मचा हुआ है। कल मैंने बताया था ना आपको, सरकार के संसद में बिल लाकर क्रिप्टो बंदी की खबर क्या आई। क्रिप्टो निवेशकों की जान सूख गई, गला सूख गया, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया। आखिर क्रिप्टो का ये खेल क्या कहता है और मोदी इसे लेकर के इतने फिक्रमंद क्यों हैं? ये खबर आप देखना चाहते हैं और मैं दिखाऊंगा आपको यहीं इसी बुलेटिन में। और जागते रहो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जेवर को लेकर के क्या है बीजेपी का सियासी फेवर। पीएम के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है जेवर। और वहां की हर खबर होगी यहां जागते रहो में, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेरे साथ बने रहना होगा और मैं जानता हूं कि आप बने रहेंगे। अब बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की किए लेते हैं। वहां बड़ी सरगर्मी है भाई। यहां का चुनावी समीकरण जातिगत होता है ना, यानी जिसके साथ जितनी जाति समुदाय उसकी जीत पक्की। अब समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, अखिलेश यादव परंपरागत राजनीति के उलट एक अलग ही चाल चल रहे हैं। यूपी में कहावत है कि जाट जिसके साथ है ठाठ उसी के हाथ है। इसी ठाठ की आस में अखिलेश ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। ये देखिए, ऐसे मिलाया हाथ और इसी दोस्ती को पुख्ता किया जयंत के इस ट्वीट ने, तस्वीर के साथ, जहां जयंत चौधरी ने लिखा बढ़ते कदम, तो अखिलेश ने लिखा श्री जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर, यानी गठबंधन तय है। हाँ, रही बात सीटों की, तो लगता है कि उनके बीच सीटों पर भी सहमति बन ही गई है। खबर तो यह भी है कि जयंत को 36 सीटें मिल रही हैं। बहरहाल सोशल मीडिया का जमाना है, तो फिर ट्वीट तो हो ही चुके हैं। सीटों को लेकर के बयान भी जल्द आ सकते हैं सामने कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। पेच अगर फंसा तो सीटों पर ही फंसेगा। देखिए, अब अखिलेश और जयंत ने हाथ मिला लिए हैं, तो उनके बीच किन बातों पर सहमति हुई होगी, सूत्र क्या क्या बताते हैं, सूत्रों के जरिए से हम आपको बताते हैं कि गठबंधन की क्या हो सकती हैं शर्तें। दोनों पार्टियों अखिलेश और जयंत में गठबंधन तय है, ये तो देखिए हमने आपको बता दिया। सूत्र ये भी कह रहे हैं यूपी चुनाव से पहले जयंत चौधरी और अखिलेश ने हाथ मिला लिया है। तस्वीर आपके सामने, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आरएलडी 36 सीटों पर लड़ सकती है। देखिए, ये सीटों की जो बात मैं कर रहा था वो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 36 सीटें आरएलडी को मिल सकती हैं। जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा है। अखिलेश यादव अगर सीएम बनेंगे तो जयंत चौधरी ने कहा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, बोलो मंजूर है। और अगर ये सब कुछ मंजूर हुआ अखिलेश के हिसाब से और जयंत चौधरी के हिसाब से, तो फिर गठबंधन का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। जयंत ने भी ट्वीट करके अखिलेश के साथ तस्वीर दुनिया भर को अब दिखा दी है। तो आगाज तो हो चुका है, अब अंजाम देखते हैं क्या होगा। अखिलेश पूर्वांचल में, राजभर और पश्चिमी यूपी में जयंत से हाथ मिलाने तक ही नहीं टिके हैं, नहीं रुके। अखिलेश ने अपनी पार्टी को मजबूत करने और बीजेपी को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर भी हाथ बढ़ाया है। लखनऊ में अखिलेश और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुलाकात के कुछ तो मायने हैं। इस मुलाकात के साथ ही यूपी के सियासी गलियारों में आरएलडी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों की मुलाकात से यह संदेश जा रहा है कि मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव इस बार बड़ी पार्टियों की जगह छोटे दलों से गठबंधन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और यही ये तस्वीरें बयां भी कर रही हैं। देखिए भाई, यूपी की मौजूदा सियासत में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है ना। आपको यूपी में सियासी जमीन की जरूरत है तो अखिलेश को अपना वोट बैंक बढ़ाने की जरूरत है, बस। फिर क्या?
जब मकसद क्लियर है तो मुलाकात भी गर्मजोशी से भरी रही। हमारे सहयोगी रवि कुमार ने संजय सिंह से इस मुलाकात को लेकर के उन्हें टटोलने की कोशिश की। देखिए, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलाकात रही, क्या कोई बात हुई? देखिए, अच्छी मुलाकात हुई और बातचीत हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। और इसमें जो प्रमुख मुद्दा था वो था कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से कैसे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जिसमें गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है, प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर होता है, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की एसएसपी रंगदारी मांगता है और हत्या करा देता है। एक ऐसा कुशासन जिसमें नौजवानों को रोजगार नहीं, लाठियां मिलती है, मुकदमे मिलते हैं। एक ऐसा कुशासन जिसमें किसान को फसल का दाम मांगने पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें मिलती हैं। इस कुशासन से उत्तर प्रदेश को कैसे मुक्त कराना है, इसके बारे में रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई। गठबंधन को लेकर भी कुछ बात हुई है, क्या आप लोग साथ में हो सकते हैं? जब इसके बारे में कोई अंतिम निर्णय हो जाएगा तो जरूर आपको बताएंगे। आज जितनी बातचीत हुई है वो आपके सामने मैंने बता दिया। कई सीटों पर आपने अपने संभावित प्रत्याशी उतार दिए हैं और आपकी जिस तरीके से मुलाकात, सीटों के संबंध में अभी कोई बातचीत नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई संभावित प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा चुकी है आपकी तरफ से। अब जिस तरीके से मुलाकात हुई है, क्या लगता है कि भविष्य में साथ में हो सकते हैं आप लोग? जब गठबंधन को लेकर कोई अंतिम बातचीत होगी या निर्णय होगा तो जरूर आपको बताएंगे। लगातार जिस तरीके से भाजपा को लेकर आप लोग लगातार काम करते रहे, विभिन्न मुद्दों को लेकर ही, क्या लगता है कि भाजपा जिस तरीके से कृषि कानूनों को भी तीनों वापस लेने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, क्या लगता है उसका कुछ असर होगा? भाजपा की विदाई का वक्त आ गया है। भाजपा के कुशासन को उत्तर प्रदेश की जनता हटाने के लिए तैयार है, मन बना चुकी है। मैं पहले से भाजपा के साथ में इनका गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनकी मुलाकात, हालांकि सीटों को लेकर भी बात हुई। अब संजय सिंह भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है, क्या लगता है कि एक बड़ा गठबंधन हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी इस वक्त निश्चित रूप से एक मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। तो जाहिर है संजय सिंह से साफ तौर पे अगर बात करें तो उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन गठबंधन को लेकर फिलहाल अभी कुछ भी बात नहीं, लेकिन जरूर है कि भाजपा को लेकर एक बड़ा मोर्चा जरूर तैयार हो रहा है। ऐसा क्या लगा जा रहा है? हरिओम साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज लखनऊ। अखिलेश ने अपनी पार्टी के काफिले को लगातार बढ़ाया है और अब भी बढ़ाते जा रहे हैं। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने भी अखिलेश से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर अपनी मोहर भी लगा दी है। हाँ, कृष्णा पटेल ने भी अभी सीटों को लेकर के कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर दावा किया है कि जल्दी ही संयुक्त मंच पर वो अखिलेश के साथ दिखाई देंगे। चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। सीटों को लेकर हमारी कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं थी, प्राथमिकता सिर्फ हम लोग के साथ चलने की थी। वो आज गठबंधन हम लोग का हो गया है और हम लोग साथ चलेंगे। जाहिर है अखिलेश की राजनीति विकास से हटकर धीरे धीरे जातिगत राजनीति पर और उसकी पटरी पर उतर आई है। वो समझ चुके हैं बिना जाति के जीत मुमकिन नहीं है। देखिए, तभी तो इससे पहले मौर्य वोटों के लिए अखिलेश ने केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल से समझौता किया। फिर नोनिया वोट के लिए उन्होंने संजय चौहान की पार्टी जनवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी भी इसी कैंप में है। जाट बिरादरी की नुमाइंदगी करने वाले जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से सीटों के बंटवारे पर बातचीत चली रही है। दूसरी तरफ आम आदमी को साधने की जरूरत में वो लग गए हैं संजय सिंह। क्या आपने भी साक्षात्कार देखा? तो मतलब साफ है और सीधा है। अखिलेश धीरे धीरे ही सही लेकिन खुलकर जाति की राजनीति करने के लिए अब मैदान में आ गए हैं। अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या? अब समझते हैं कि आखिर अखिलेश की नजर कहां पर है। तीर वो कहां चलाना चाहते हैं। पहले वो करते थे मुस्लिम और यादव की राजनीति, किसी से छिपी नहीं थी, जिसमें से 20% मुस्लिम और 10% यादव वोटों पर उनकी नजर होती थी। अब वो इनमें बैकवर्ड को भी जोड़ने की जुगत में है और उनकी नजर में है 5% मौर्य वोट, 4% राजभर, 4% नोनिया और अन्य पिछड़ी बिरादरी और 7% जाट। अगर ये इंजीनियरिंग काम कर गई और आम आदमी पार्टी ने थोड़े वोट बटोर लिए
तो योगी और मोदी के सपने में सेंध लग सकती है, डेंट पड़ सकता है, उनकी किले में जो है वो सेंध हो सकती है। अखिलेश ने पत्ते तो अच्छे बिछा दिए हैं, लेकिन क्या वो कौन सा पत्ता चलेंगे तो रिजल्ट होगा, ये देखने वाली बात है। कितने कारगर होंगे वो, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। तो फिर इसको बाकी पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तो ये लोग भी मेल मुलाकात कर रहे हैं। क्या नतीजा आएगा, हमारी नजर हर मेल मुलाकात पर रहेगी, हर पेचो हम आपको समझाएंगे, हर खबर के पीछे की खबर बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और एक बहुत जरूरी खबर बात करते हैं कृषि कानून और किसान आंदोलन की। किसानों का दबाव हो या फिर चुनाव में किसान के खिलाफ जाने का डर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से 3 कृषि कानूनों को खत्म करने के अपने वादे पर कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब 29 नवंबर को संसद के सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा और इस तरह से तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। यही किसानों की मांग थी। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। कैबिनेट की मोहर के बाद क्या है राकेश टिकैत का रिएक्शन, बता रहे इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी। मंजूरी मिल गई है, उसके बारे में क्या ठीक होगी, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई जी। हाँ ठीक रहा जी, मांग जो है वो लगभग पूरी होती हुई अब दिखाई दे रही है। हाँ पूरी होती दिखाई दे रही है, और भी इशू है वे भी पूरे हो जाए। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि राकेश टिकैत की क्या प्रतिक्रिया है। आखिर सवाल यह है कि सरकार किसानों के मुद्दे पर एक तरह से घुटने पर आ गई है। भाई कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि घुटने टेक दिए सरकार ने, लेकिन टिकैत के चेहरे पर अभी भी जीत का भाव नहीं दिख रहा है। हारे हुए से लग रहे हैं टिकैत, बल्कि आंदोलन की जिद पर कायम भी है। आखिर क्यों टिके हैं टिकैत जिद पर? देखिए, पहला मसला तो सीधा है कि वो एमएसपी पर ठोस हल चाहते हैं। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को लेकर के सहानुभूति भी जायज है, हम भी उसके साथ हैं, लेकिन जिस तरह इस आंदोलन का उन्हें लाभ और क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं ले पाए, बड़े नेता नहीं बन पाए। कहीं उनके मन में नए आंदोलन की पृष्ठभूमि तो नहीं चल रही है, पल रही है कि अब कुछ ऐसा किया जाए जो लार्जर देन लाइफ हो जाए। क्योंकि जाहिर है, देखिए, जिस तरह से सरकार ने एक झटके में तीनों कानून वापस ले लिए, उसे लेकर के बीजेपी को सबक सिखाने की टीस जो है वो यहां दिल में अधूरी रह गई। और आने वाले चुनाव को लेकर के अभी अपनी भूमिका को लेकर के उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। मुमकिन है कि उनके पास अभी कोई पत्ते हो भी ना, वो खुद भी तय कर रहे हो कि भाई क्या खेलूं अब मैं। ठीक है, इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा है कि 27 नवंबर को किसान मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति को लेकर के फैसले लिए जाएंगे। टिकैत ने ट्वीट में क्या लिखा है मैं बताता हूं। उन्होंने लिखा है, यह आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, 27 नवंबर को हमारी बैठक है, जिसके बाद हम आगे के निर्णय लेंगे। मोदी जी ने कहा है कि 1 जनवरी से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो हम पूछेंगे कि कैसे दोगुनी होगी। किसानों की जीत तब होगी जब उन्हें अपनी फसलों के दाम मिल जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान नेता। ये इनका ट्वीट था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। देखिए, मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन करते आ रहे हैं। हमने आपको 2 दिन पहले भी उनका बयान सुनवाया था। इस बार भी किसानों की एमएसपी कानून की मांग का मलिक ने समर्थन किया है। मलिक ने तीनों कृषि कानून वापस लेने पर पीएम मोदी का आभार भी जताया और साथ ही यह भी कहा कि किसानों की एमएसपी की मांग मान लें तो किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। सुनिए। अभी कोई बयान आया नहीं है एमएसपी पर, वो किसानों को आश्वस्त कर दें कि हम एमएसपी को लीगलाइज करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। एमएसपी उनका बेसिक इशू है, उस पर मैं उनके साथ हूं और मैं कहूंगा कि नहीं ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी चीजों में बातचीत से हल हो सकती है। प्रदूषण के चलते आपको हम रोज बता रहे हैं कि दिल्ली दुनिया के सामने दिन पर दिन शर्मसार होती जा रही है। अब इसी की बात किए लेते हैं, किसानों की बात अभी छोड़ते हैं, आगे करेंगे। दिल्ली प्रदूषण और यहां घुटते लोग, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार के कामकाज को लेकर एकदम सख्त। लेकिन हासिल क्या? देखिए, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है
कि जब तक प्रदूषण का स्तर 100 नहीं हो जाता तब तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। उसके बाद ही कुछ प्रतिबंध हटाने के बारे में सोचा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से साफ साफ कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखा जाए। सरकारी ढर्रे पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब मौसम गंभीर होता है तभी उपाय किए जाते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो वायु प्रदूषण मामले को बंद नहीं करेगा और अंतिम आदेश भी नहीं देगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। 29 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी इस मसले को लेकर के। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे ने क्या कुछ बताया। उनका क्या कहना है कि कोर्ट की यह टिप्पणी सरकारी तंत्र के प्रदूषण को भी उजागर करती है। यह बहुत अहम बात अश्विनी उपाध्याय ने कही है। सुनिए। प्रदूषण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, उस सुनवाई में जिस तरह के रिमार्क्स खास तौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके इनएक्शन पर, ब्यूरोक्रेट्स के इनएक्शन पर, ब्यूरोक्रेट्स को इफेक्टिवली जो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं करने को लेकर आज बड़ी सख्त टिप्पणी हुई। होता क्या, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो फिर आप सोल्यूशन के लिए दौड़ते हैं, आप एंटीसिपेशन में काम नहीं करना चाहते। और PM 2.5 और PM 10 की जो स्थिति है वो इतने जहरीले स्तर पर पहुंच चुकी है, दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते। आइए आपको दिखाते हैं वायु प्रदूषण के चलते दुनिया भर में दिल्ली की क्या हालत, क्या दुर्गति हो रही है। प्रदूषण का ये स्तर वाकई जानलेवा है, लेकिन क्या करें, सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई हैं। दिल्ली का दम घोटता प्रदूषण क्या कहता है। जहांगीरपुरी में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? 368। लोनी में कितना है? 356। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 100 से कम होना चाहिए। 100 तक नहीं आएगा तब तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। इस हिसाब से सुनिएगा। नरेला में कितना है? 356। स्वरूप नगर दिल्ली का 316 और कालकाजी में 223। ये हालत है दिल्ली की। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमारे संवाददाताओं ने जब हकीकत का जायजा लिया तो जानते हैं क्या देखा उन्होंने, उन्हीं से सुन लीजिए। दिल्ली की हवाएं फिर से एक बार प्रदूषित हो चली हैं, जहां कल जिस हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 से लेकर 262 तक था, वहीं एक बार फिर अब वेरी पुअर कंडीशन में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स आ चला है। इस समय अगर पीछे की तरफ हालात देखेंगे तो आप देखेंगे ये पूरी तरह से जो ये पूरा आपको धुंध दिखाई दे रहा है, कुछ और नहीं है, ये स्मोक है। ये वो धुआं है जो आंखों में जाकर आंखों में चुभन और तमाम तरह से बीमारियां पैदा करता है और जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनको परेशान कर देता है। ये धुआं इतना जहरीला होता है कि लोग बचने के लिए मास्क लगाकर निकलते हैं। जैसे आप तमाम जगहों पे आप सामने से आ रहे महिला को देखेंगे कि वो भी मास्क लगाकर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क बहुत जरूरी है अगर आपको इस पोल्यूशन से बचना है। उधर प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक्शन में अब दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए नए प्रतिबंधों को लेकर के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। ये आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। गोपाल राय पर्यावरण मंत्री दिल्ली के उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गोपाल राय एक्शन में नजर आ रहे हैं। CNG और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनको एंट्री मिलेगी। एसेंशियल सर्विस की गाड़ियां जो हैं उनको एंट्री मिलेगी। बाकी गाड़ियों पे 3 दिसंबर तक बैन रहेगा। 29 तारीख से दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, यानी मंडे से। सोमवार से सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी जो बैन था वो सभी खोल दिए जाएंगे। 29 तारीख से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सभी। 29 तारीख से जो सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम था, यानी सरकारी दफ्तर बंद थे, उन्हें खोल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली सरकार का और खासकर गोपाल राय जी का हम करना चाहेंगे कि वो
एक्शन में हैं और अब देखना यह है कि उनके एक्शन से दिल्ली को कितनी हवा मिलती है शुद्ध सांस लेने के लिए और प्रदूषण का स्तर कितना कम होता है। यहाँ अब अगर आप समय देखें और अगर आप इस एडिशन को जागते रहो को देखने के आदी हैं तो आप समझ गए होंगे कि छोटी सी मजबूरी है ब्रेक लेने की बस, लेकिन हम यूं गए और यूं आए। लेकिन आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज़ के सामने क्योंकि खबर अभी बाकी है, बहुत ज़रूरी। बताऊँ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। और कौन सी खबर बाकी है? बाकी है क्रिप्टो करेंसी की खबर। सुनना चाहते हैं ना आप? सुना रहा हूं मैं, सुन लीजिए। संसद में क्रिप्टो बंदी बिल लाने की तैयारी की खबर क्या आई? दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी इस खबर को झेल नहीं सकी और क्रैश हो गई। बिटकॉइन में 17% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बिटकॉइन, इथेरियम, शिबानु और डॉगेकॉइन के दाम 20 से 25% तक नीचे आ चुके हैं। क्यों अटकी है क्रिप्टो निवेशकों की जान? देखिए, संसद में क्रिप्टो बैन करने का बिल लाने की तैयारी की जा रही है। शीतकालीन सत्र में पेश होगा क्रिप्टो रेगुलेशन बिल। दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट दर्ज की गई। बिटकॉइन में 17% से ज्यादा की गिरावट। भारत में क्रिप्टो करेंसी के हैं 1.5 से 2 करोड़ यूजर्स, इसलिए आप समझ सकते हैं इसका कितना गहरा असर हुआ होगा। दरअसल मोदी सरकार जो है 29 नवंबर को संसद सत्र में क्रिप्टो बिल लाने की तैयारी में है। मोदी सरकार एक्टिव विंटर सेशन में क्रिप्टो बिल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर लाएगी, जिससे उससे बैन संभव है। क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट। बिटकॉइन 15% से ज्यादा लुढ़क गया। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट करने वाला यह बिल होगा। आरबीआई की डिजिटल करेंसी आएगी जो प्रमोट की जाएगी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, है ना। अब ये लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्रिप्टो पर मोदी की फिक्र भी आपको जानना बहुत जरूरी है। टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस वर्क टुगेदर ऑन दिस and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. Friends, we are at a historic moment of choice. Whether all the wonderful powers of technology of our age will be instruments of cooperation or conflict, coercion or choice, domination or development, operation or opportunity. India, Australia and our partners in the Indo-Pacific region and beyond hear the call of our times. क्रिप्टो को लेकर के भारत में खलबली क्यों मची हुई है कि सरकार को सीधे इस पर बिल लाने की जरूरत आन पड़ी? अब इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, देश में तकरीबन 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के लगभग लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है। साल 2018 में सरकार ने क्रिप्टो पर रोक लगाई थी, है ना। आरबीआई ने क्रिप्टो में डील न करने का एक सर्कुलर जारी किया था। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का यह आदेश निरस्त कर दिया था। अब क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है। अब यहां यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी पर एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, उनकी क्या राय है, सुन लीजिए। ये विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल लाने वाली है, तो ये वेलकम मूव मैं कहूंगा, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाएगी भारत में जिसको उसमें निवेश करना है उनके लिए। जहां तक और ये न्यूज में ऐसा भी है कि शायद गवर्नमेंट इसमें अभी बिल देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें कुछ ही प्राइवेट करेंसी को अप्रूवल मिलने वाला है और उस वजह से सारी करेंसियों के कल भारत में जो भाव है वो गिरेंगे।
तो ये एक अच्छी बात होगी कि गाइडलाइंस आ जाएंगी, कौन नोडल एजेंसी होगी, यानी बेसिकली फेयरली रेगुलेटेड जो अभी नहीं है ये क्रिप्टो करेंसी का फील्ड वो हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेके भी मेरे हिसाब से लॉ जल्दी आना चाहिए और उसमें रेगुलेटरी क्लैरिटी होनी चाहिए। इससे लॉ से हमें क्लियर हो जाएगा कौन रेगुलेट करेगा, क्या रेगुलेशन है और क्या लॉ है। अगर कोई उसमें पैसा लगाता है तो क्या वो पैसा लगाना अलाउड है, लीगल है, और अगर वो लगाता है तो उसके फिर क्या डूज एंड डू नॉट्स हैं, क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज हैं, किस किस को, कौन कौन से प्लेयर को इसमें अलाउ किया जाएगा, उनके लिए क्या डूज एंड डू नॉट्स हैं। तो इससे क्या होगा, क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती आ रही है। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मोबाइल पर, भैया ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, बता देते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों को मिलकर बना हुआ एक शब्द है ना, सुनाई भी देते हैं। क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपी हुई, और करेंसी आप सब जानते हैं इसका मतलब होता है रुपए पैसे, है ना, रुपए पैसे के लिए करेंसी इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ गुप्त पैसा। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल मनी है। क्रिप्टो करेंसी को आप छू नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी मुद्रा जो है एक डिजिटल रूप है जो दिखता, मुद्रा जो है वो एक डिजिटल रूप है जो दिखता नहीं है, किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस नहीं होता, छू कर नहीं देख सकते, इसलिए मैंने कहा जेब में आप उसको नहीं रख सकते क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी की पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। जैसे आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, वैसी क्रिप्टो करेंसी आपको ऑनलाइन ही नजर आएगी, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे जेब में नहीं रख सकते, ठीक है। अब देखिए, क्रिप्टो का रेगुलेशन नहीं है, इसके क्या खतरे हैं, अभी इसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। इसमें खतरा यह है कि टेरर फंडिंग हो सकती है क्रिप्टो करेंसी के जरिए, काला धन क्रिप्टो करेंसी के जरिए इकट्ठा हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, हवाला क्रिप्टो करेंसी के जरिए मुमकिन है ना। अब क्रिप्टो पर भारत में क्या सिस्टम है ये आपको बता देते हैं। भारत में क्रिप्टो पर फिलहाल कोई कानून नहीं है, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्रिप्टो की लेन देन का कोई सिस्टम नहीं है, ये और चिंता की बात है। फिलहाल कानूनी दर्जा देने का कोई इरादा भी सरकार का नहीं है। अभी क्रिप्टो करेंसी देकर के ट्रांजैक्शन कर पाना मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा करके रिटर्न पा सकते हैं, रुपए की तरह लेन देन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी सर्विस देने वाली कंपनियों की संख्या जो है लगभग होगी 400 के करीब ऐसी कंपनियां हैं जो क्रिप्टो करेंसी सर्विस देती हैं। 100 कंपनियां साल 2021 में ही रजिस्टर हुई हैं। 6 महीने में क्रिप्टो करेंसी की फंडिंग में 73% का उछाल आया है। ये कारोबार करने वाले जब इसमें जो है वो 1.5 से 2 करोड़ है। अच्छा, चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार कुछ समय और विचार करना चाहती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्रिप्टो करेंसी पर और अधिक विचार करेगी सरकार। कमेटी ऑफ सेक्रेटरी को मामले का अध्ययन करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार मामले में कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहती है। थोड़ी राहत की खबर हो सकती है ये, लेकिन कब तक अध्ययन करने के लिए कमेटी ऑफ सेक्रेटरी के पास इस मामले को रेफर किया गया है, भेजा गया है। सरकार नहीं चाहती कि कोई जल्दबाजी में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के फैसला करे, तो इस पर और अधिक विचार करने के मूड में सरकार। चलिए, क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर हमारी नजर रहेगी और आपको आगे भी खबर देते रहेंगे जैसे इससे जुड़ी कोई खबर आती है। अब अगली खबर का रुख करते हैं, ये भी बहुत अहम खबर है। चुनाव से पहले यूपी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी जाएगी। पीएम मोदी इसकी नींव रखेंगे। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही दिल्ली जो है देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का है, हिंडन एयरबेस, जहां से घरेलू उड़ान संचालित होती हैं। तो अब 70 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली एक ऐसा शहर हो जाएगा जहां 3 एयरपोर्ट होंगे। पीएम की अगवानी के लिए कितना तैयार है जेवर एयरपोर्ट? राजीव शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। कैसे बदलता है, इसकी एक बहानगी जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से समझ में सामने आएगी। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री कभी आने से डरता था कि अगर यहाँ आए तो सत्ता हाथ से गई।
लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां होंगी और यहां से वो मैसेज देने की कोशिश होगी जिससे लोगों तक वो बात पहुंचाई जा सके, जिससे सत्ता आगे भी अपने हाथ में रहे, लोगों को विकास के पैमाने दिखाए जा सके। जी हां, तैयारी है जेवर इलाके में उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उसी की यहां पर तैयारी हो रही है। मंच तैयार किया जा रहा है, आप देख लीजिए, फूलों से सजाया जा रहा है, नीचे के पूरे हिस्से को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। ऊपर सामने आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर कुछ इस तरीके से लगाई गई है जैसे कुछ दिन पहले कंधे पर हाथ रखे हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ थी और इस तैयारी को पुख्ता करने की कोशिश में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अब पीछे की तरफ दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वीवीआईपीस के लिए पूरी जगह यहाँ पर बनाई गई है। इसके ठीक आगे जाएं और पार्टी के नेता होंगे और ज्यादा सम्मानीय जिनको वीआईपी लोग माना जाएगा वो लोग यहाँ पर होंगे। उसके आगे आप देखें दूर तक, वो सारी की सारी दूर तक कई सारी कुर्सियां हैं। 1.5 लाख के करीब यहाँ पर लोग आएंगे जो कि प्रधानमंत्री के शिलान्यास के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऑडियो चेक किया जा रहा है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री की आवाज लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री के उस सपने को लोगों तक पहुंचाने की, भांपने की भी कोशिश की जा रही है जो पिछले दिनों में लग रहा है कहीं कुछ डिगा है। किसानों को लेकर भी बहुत कुछ यहाँ पर यमुना विकास प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, जो तमाम लोग मिलकर इस एयरपोर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, वो किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रधानमंत्री ये भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर बताएंगे कि ये एयरपोर्ट जीरो एमिशन एयरपोर्ट तो है, लेकिन जब ये काम करेगा तो 5 लाख लोगों तक को रोजगार देगा। पहले फेज में ही 1 लाख लोगों को रोजगार देगा और भविष्य की एक इबारत कि 2024 में जो पहली फ्लाइट यहां से उड़ेगी वो यहां पर एक नए युग को शुरुआत कर देगी। कार्गो होगा, पैसेंजर होंगे, दिल्ली और आसपास तमाम तरह की कनेक्टिविटीज यहां पर दी जाएंगी। वो सारा कुछ प्रधानमंत्री सामने रखेंगे। कितनी कुछ यहां तैयारी की गई है वो हमने आपको दिखाई, और क्या तैयारियां हैं वो भी आपके नजदीक तक ले आते हैं अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन विनाश शुक्ला के साथ मैं राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, जेवर एयरपोर्ट। अब ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश है जनता तक उन विकास के वायदों को दिखाने और पहुंचाने की जिसका वो श्रेय लेना चाहती है। और केंद्र सरकार के लिए भी ये जरूरी है कि जनता को बता और दिखा सके कि वो भविष्य के लिए क्या कुछ रच और गढ़ रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर में पहुंचने वाले हैं और यहां पर प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का, साथ ही विश्व के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने वाले जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। लेकिन यहाँ पर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, चलिए मैं आपको वो सब कुछ यहाँ पर बता देता हूँ। पुलिस आपको हर कहीं इस वक्त दिख रही होगी, जहां आप देखेंगे पुलिस की मौजूदगी। आसपास के 10 से 12 जिलों की पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है उन तैयारियों के लिए जिन्हें सुरक्षा के रूप में पुख्ता माना जाता है। 24 के करीब गेट इस आयोजन स्थल पर लोगों के आने के लिए बनाए गए हैं क्योंकि 1.5 लाख लोगों की संख्या का अनुमान अभी लगाया गया है। दूर पर आपको वो गेट भी दिख रहे होंगे। ये पूरे इस आयोजन स्थल पर 24 गेटों की संख्या है जिनसे लोग या तमाम वीआईपी अलग अलग गेटों के जरिए इस आयोजन स्थल में प्रधानमंत्री को सुनने पहुंच पाएंगे। ये कुर्सियों का एक बड़ा रेला है। ये कुर्सियां बड़ी तादाद में यहाँ पर, इनकी कुल गिनती यहाँ पर बताई नहीं जा सकती। रंग हरा भी है, रंग लाल भी है, रंग भगवा भी है। संदेश सिर्फ इतना है, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश सरकार जनता को ये बता सके कि क्या कुछ उसने किया है जनता के लिए। लेकिन स्क्रीन का यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री का संदेश यहाँ भी और बाहर भी, अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 50 के करीब स्क्रीन आसपास के इलाकों में और इस आयोजन स्थल से लेकर लगाई गई हैं। यहाँ पर आयोजन स्थल में ऐसी करीब 30 के करीब स्क्रीन इस वक्त लगी हुई हैं जिनसे लोग प्रधानमंत्री को
बोलते समय, जब वो संबोधन दे रहे होंगे, तो उनको नजदीक से देख पाएंगे, उनकी बातों को समझ और सुन पाएंगे। और जो चाहती है सरकार कि प्रधानमंत्री अपना कनेक्ट कायम करें इन तमाम लोगों से, इस लिहाज से भी खास है कि यहाँ पर आने वाले ज्यादातर लोग आसपास के उस इलाके से होंगे जो किसान आंदोलन से अछूता नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी जमीनें इस एयरपोर्ट के विकास के लिए ली गई, वो भी यहाँ होंगे, संबोधन को भी सुनेंगे और भविष्य का उस खाके को भी देखना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री उन सब के सामने रख रहे होंगे। एक बड़ी तैयारी है यहाँ पर, एक बड़ी कोशिश है इस जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजीव शर्मा, जेवर एयरपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आगे करीब 30 किलोमीटर आगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में ये तैयारियां प्रधानमंत्री के शिलान्यास पर आने से पहले की जा रही हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जहाज की प्रतिकृति बनाई जा रही है। ये तो तय है कि ये जहाज उड़ने नहीं वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी खास तौर पर जिन सपनों को लेकर यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सोच सिर्फ यही है कि यहाँ से विकास की वो उड़ान आगे बढ़े जिससे केंद्र सरकार अगले आने वाले चुनाव में जनता के सामने कम से कम ये संदेश देने में कामयाब हो जाए कि उसकी जो भी योजनाएं हैं, उसकी जो भी सोच है, वो देश के विकास के लिए है, वो इलाकों के विकास के लिए है। फिलहाल ये कारीगर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे बड़े पैमाने पर आप समझने की कोशिश करें तो यही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चुनाव के आने से पहले ही जनता के सामने करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहाज तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर जमीन तैयार की जा रही है। ये जहाज उड़ेगा नहीं, लेकिन उम्मीद केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की है कि यहाँ से इतने सपने परवान चढ़ें, यहाँ से इतनी उम्मीदें उड़ें कि लोगों को, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों और देश के लोगों को लगे कि बीजेपी विकास के सपने और विकास के पैमाने लेकर ही आगे बढ़ती है। तैयारियां इस वक्त जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर आयोजन स्थल पर लगातार जारी हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, जेवर एयरपोर्ट। देखिए, कुल मिलाकर आप ये तो समझ गए कि योगी और मोदी यूपी को जेवर एयरपोर्ट की सौगात तो दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक सियासी चाहत भी है। उस सियासी चाहत को समझना बहुत जरूरी है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, पता है आपको। जाहिर है यूपी में दोबारा सत्ता वापसी की राह देख रही बीजेपी इस विकास के जरिए भी वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी, है ना। तो जेवर का सियासी समीकरण समझा देते हैं आपको। जेवर विधानसभा सीट पर गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोटरों का दबदबा है। ठाकुर और भाटी समुदाय भी अच्छी पकड़ रखता है। 1990 के बाद पहले बीजेपी फिर बीएसपी ने यहाँ पे जीत की हैट्रिक लगाई है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के धीरेन्द्र को यहां पर लगभग 50% वोट मिले थे। कांग्रेस को जेवर से 1980 में आखिरी बार जीत मिली। कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी ने 3-3 बार यहां से जीत हासिल की है। बीजेपी ने 1991, 93 और 96 में जीत की हैट्रिक लगाई थी यहां से। इसके अलावा बीएसपी ने 2002, 2007 और 2012 में जीत हासिल की थी और 2017 में बीजेपी ने बीएसपी की जीत पर ब्रेक लगाया था। तो क्या बीजेपी अपनी जीत को दोहरा पाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल के साथ आज का ये एडिशन यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। लेकिन कल बहुत अहम दिन है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। तैयारियां आपने देखी राजीव शर्मा की इस रिपोर्ट में, तो फिर दिन भर हमारी इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा तमाम वो खबरें जो आपके लिए अहम हैं, हम उन्हें प्राथमिकता देंगे, आपको दिखाएंगे। और खबर के पीछे की खबर दिखाने के लिए रात 9 बजते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है लेकर। लेकिन तब तक आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसी वादे और उम्मीद के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।